नमस्कार। आपके लिए हम सॉल्यूशन का पार्ट 4 इसके साथ आस्कर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हम स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों एवं अन्य सभी, हम आपको बताना चाहें कि सॉल्यूशन के पार्ट 3 में आपने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे मोलर फ्रैक्शन पर आधारित। वीडियो के एंड में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, कंप्लीटली आपको समझाने का प्रयास मैं करता हूं। बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस अपने इंटरमीडिएट के स्कॉलर्स के लिए अगर हिंदी में बात करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म का मतलब क्या है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करे, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करे, अर्थात किसी विलयन का वह गुण जो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, उसे हम अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। हिंदी की हेडिंग ही बता देती है अनुसंख्य गुणधर्म। तो आइए डिस्कस करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों के अनुसंख्य गुणधर्म, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोसिस, पराशरण कहा जाता है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको बताते चले कि किसी सॉल्यूशन के पास 4 प्रमुख कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पराशरण तथा पराशरणता। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी, लोअर हो जाना, कम हो जाना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, एलिवेट कर जाना। हिंदी में हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक में डिप्रेशन, कमी, हिमांक में अवनमन। तो कुल मिलाकर ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानी जाती हैं। तो इन चारों में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए देखते हैं भाई। बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऑस्मोसिस जानना होगा। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलता हूं। यहां से सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं इफ्यूजन क्या है। इफ्यूजन हिंदी में निःसरण कहा जाता है। फिर एक क्रमिक अध्ययन करें तो इसके बाद बारी आएगी डिफ्यूजन, और जब इन दोनों को हम जान जाते हैं तब लास्ट में आता है ऑस्मोसिस। तो आइए इफ्यूजन, जिसको कि आप निःसरण कहते हैं, पहचान है। सिर्फ एक शब्द याद करना है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लिक्विड इन ऑल possible directions। स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्वतः प्रवाह ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, अर्थात किसी लिक्विड का, किसी द्रव का सभी संभव दिशाओं में स्वतः प्रवाह इफ्यूजन कहलाता है। अब हम इसके
इसके बाद बात करें डिफ्यूजन क्या है। फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फ्लो ऑफ लिक्विड्स, किसी लिक्विड का फ्लो यानी प्रवाह हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी लिक्विड का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो फ्लो होता है, जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह को हम डिफ्यूजन कहते हैं। आप इसको हिंदी में विसरण कहते हैं। अब बात आती है आपका ऑस्मोसिस क्या है। आइए देखिए, फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन ORR from dilute solution to concentrate solution। आइए देखिए, फ्लो ऑफ लिक्विड, यहां पर्टिकुलरली सॉल्यूशन की बात की जाएगी। तो फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर ORR फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये जो प्रोसेस है ये ऑस्मोसिस कहलाता है, ये जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन कहलाता है, और ये जो प्रोसेस है ये इफ्यूजन कहलाता है। लिटिल डिफरेंस है, थोड़े अंतर है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हम बात करें तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जो फ्री फ्लो है उसको आपने डिफ्यूजन कह दिया है। यदि देखा जाए तो इसी का जस्ट उल्टा हम यहां देख रहे हैं, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। जाहिर है कि जो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा उसका जो कंसंट्रेशन है वो लो होगा। कंपैरिजन देन जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है उसकी तुलना में इसका कंसंट्रेशन लो होगा। एक बार फिर हम आपको बताना चाहें कि हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो ऑफ लिक्विड है तो वो डिफ्यूजन है, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर अथवा प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर अगर फ्लो हो रहा है किसी लिक्विड का तो वो आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। अब यहां आपके मन में एक बात आती है कि हायर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो लिक्विड का फ्लो है वो तो इजी है, कोई बात नहीं, लेकिन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्यूशन का और किसी लिक्विड का जो फ्लो होगा वो अपने आप नहीं होगा। तो यहां पर ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को कराने के लिए एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो होता है SPM, कि जो ऑस्मोसिस आपकी होती है वो SPM के थ्रू होती है। दैट मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में अगर बात करें तो अर्ध पारगम्य झिल्ली। यदि आपके पास SPM नहीं है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया असंभव है। आइए देखते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं SPM, सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए सेमी परमेबल, जैसा कि वर्ड ही बताता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शब्द से ही स्पष्ट है। सेमी, सेमी मीन्स अर्ध, आधा, परमेबल परमिट देना, मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली। निश्चित रूप से शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी कोई झिल्ली होगी जो अपने सॉल्यूशंस के आधे पार्ट को, दैट मीन्स किसी एक पार्ट को वो परमिट करती होगी, वो जाने की अनुमति देती होगी। तो आइए ड्रा करते हैं उस झिल्ली को। बच्चों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सोचिए ये आपका यू साइज का एक कंटेनर है, इसमें एक मेम्ब्रेन डाल दी जाती है। यहां पे सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकंड, या यहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, या यहां पे डाइल्यूट या कंसंट्रेट। तीन केस हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। दो अलग अलग सॉल्यूशन हो, सॉल्वेंट हो और सॉल्यूशन हो, या डाइल्यूट सॉल्यूशन हो और कंसंट्रेट सॉल्यूशन। यहां पे फ्लो ऑफ लिक्विड, ये चीज आप देखिए। यदि इस तरह से हो रहा है तो हमने इसको कहा है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हम आपको बताते चलें, ये वही एसपीएम है, ये वही अर्धपारगम्य झिल्ली है जो अपने में से होकर के विलायक के कणों को तो जाने देती है, परंतु विलेय के कणों को नहीं। उसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। आइए देखा जाए। ए मेम्ब्रेन which allow to pass the solvent particle and a membrane which allow to pass the solvent particle only but solute not is called semi permeable मेम्ब्रेन। ये हो गई आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन। ए मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन which allow to pass, जो अपने में से गुजरने को अलाउ करती है टू द सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल को जाने देती है ओनली बट सॉल्यूट नॉट, इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी ऐसी झिल्लियां जो अपने में से होकर के विलायक के कणों को जाने देती हैं परंतु विलेय के कणों को नहीं, उनको हम अर्धपारगम्य झिल्ली अर्थात सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आगे चलते हैं कुछ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में आगे जानने के लिए। बच्चों, एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन अंडे की झिल्ली, गॉट ब्लैडर, बकरे का आमाशय, अदर
सेल मेम्ब्रेन, फ्रूट, यहां कुछ की ही बात हो रही है, फ्रूट मेम्ब्रेन, ईटीसी। यहां तो ढेर सारी बातें आ जाती हैं, जंतु झिल्लियां, अंडे की झिल्लियां, बकरे का आमाशय, कुछ फलों में कुछ लेयर्स आती हैं, ये सब झिल्लियां अर्धपारगम्य झिल्ली मानी जाती है। बट अब यहां से जो एक बात सामने उभर के आती है, बट इन 1864 हमारे यहां एक साइंटिस्ट रहे जिनका नाम था एम ट्रॉबे। एम ट्रॉबे ने बताया कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2FeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड और कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। उन्होंने बताया कि कॉपर फेरोसाइनाइड और कैल्शियम फास्फेट ये दो झिल्लियां ऐसी हैं जो फुल्ली आर्टिफिशियल हैं, लैब मैन्युफैक्चर, अर्थात वास्तव में जो नेचुरल मेम्ब्रेन है वो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कैटेगरी में आ जाती है, परंतु प्रयोगशाला की दृष्टि से वैज्ञानिक एम ट्रॉबे ने 1864 में इस बात की पुष्टि की कि कॉपर फेरोसाइनाइड और कैल्शियम फास्फेट की झिल्लियां पूर्णतया अर्धपारगम्य हैं और कृत्रिम हैं। अब यहां से बात आगे शुरू होती है, ये सब सारी चीजें तो थी कि ऑस्मोसिस क्या है, ध्यान रखेंगे एक जो सुपर हेडिंग आपकी चल रही थी वो ऑस्मोसिस की थी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट में आएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो का। जल्द ही हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। यदि बात समझ में आई हो तो खुद भी इसका एहसास करें, अपने दोस्तों तक भी अपने इस चैनल का, अरे भाई मेरा कुछ थोड़ी है, आपका है सब कुछ, तो अपने इस चैनल का खूब प्रचार प्रसार करिए ताकि आपको भी लाभ हो और आपके दोस्तों को भी लाभ हो। जो लोग हमें जानते हैं उनका भी बेनिफिट हो, जो हमें नहीं भी स्पेशली जानते हैं उनका भी लाभ हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर के डाटा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।